MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले। मैं बिल्कुल उस जगह पर हूँ जिस मेस से टकराया था वो विमान, और देखिए मलबा पूरा यहाँ पर बिखरा हुआ है। प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात एक ऐसे हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उसमें जाने वाले लोग परिवारों के सदस्य थे, लेकिन खबर को देखने के बाद अपने परिवार के सदस्य जैसे लगते हैं। उस दुख को, उस मातम को महसूस किया जा सकता है। इस हादसे ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आज महाभारत में सबसे पहले बात करूंगी सीट 11A के सस्पेंस की। एक भीषण हादसा, उस हादसे में सभी की जान चली गई। जिस तरह का वो ब्लास्ट था, आग का गुबार था, किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति बच जाता है। सब हैरान हैं। एक व्यक्ति, एक लौता व्यक्ति कैसे बच गया? उसे स्ट्रेचर पर नहीं लाया, उसे कोई उठाकर नहीं लाया, वो अपने पैरों पर चलते हुए आया। इस क्रैश की तस्वीरें आपको याद होंगी। याद है, प्लेन टेक ऑफ करता है और फिर नीचे आने लगता है और फिर आग का गुबार नजर आता है। ईंधन से भरे हुए प्लेन में जब आग लग जाती है तो कोई कैसे बचेगा? आधिकारिक पुष्टि होने से पहले ही लोगों को इस बात का आभास था कि हादसे में कोई बचने वाला नहीं। फिर शाम होते होते तस्वीर आती है कि एक व्यक्ति अपने पैरों पर चलते हुए दुर्घटना स्थल से निकल कर आया है। हम तक भी जब यह खबर आई कि यह व्यक्ति इस दुर्घटना में बच गया है, जिसका बोर्डिंग पास आप देख रहे हैं, और चलते हुए बाहर आया, तो हमने भी इसे वेरीफाई किया, इंतजार किया कि क्या यह सही है, क्योंकि इसे मानना इतना मुश्किल हो रहा था। सबने कहा यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, ऐसा कभी हुआ भी नहीं। आज इस व्यक्ति से जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की, अस्पताल में उनसे बात की। रमेश विश्वास, ये व्यक्ति सीट 11A पर बैठे हुए थे, जो कि एक एग्जिट सीट है। आज आपको रमेश कुमार का बयान भी सुनाऊंगी और इस सीट 11A की मिस्ट्री भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रमेश बच कैसे गए। और अच्छी बात, उनके साथ पूरे देश की दुआएं हैं, लेकिन इस पूरे हादसे के बाद इकलौते रमेश बचे और प्रधानमंत्री ने भी उनसे जाकर बात की। लेकिन इस सीट 11A का सस्पेंस क्या है, आज इस पर बात करेंगे। इसी के साथ साथ आज बात करेंगे इस प्लेन क्रैश की जांच अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं, और अब गुजरात ATS भी इस प्लेन क्रैश की जांच में शामिल हो गई। आज जब फोरेंसिक सैंपल्स दुर्घटना स्थल से इकट्ठा किए गए तो वहां पर गुजरात ATS की भी एक टीम मौजूद थी। प्लेन की जांच में सबसे महत्वपूर्ण ब्लैक बॉक्स और DVR होता है। ये अभी तक आप सुन चुके होंगे कि DVR यानी कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, यानी कि प्लेन से जो भी वीडियो अंदर के होते हैं वो इस वीडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होते हैं। आखिरी समय में क्या हुआ, ये इस DVR के अंदर दर्ज होता है। अब इस DVR को गुजरात ATS ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब ATS जाहिर तौर पर आतंकवाद के एंगल पर भी जांच करती है, इसीलिए गुजरात ATS इस जांच में शामिल हुई है। यानी इस दुर्घटना के पीछे क्या कोई साजिश एंगल की भी जांच हो रही है? क्या किसी तरह का कोई सैबोटाज तो नहीं था? क्या किसी तरह का कोई षड्यंत्र तो नहीं था? यह स्वाभाविक है, यह जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत से एविएशन एक्सपर्ट्स इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि प्लेन के टेक ऑफ करते ही ब्लास्ट कैसे हो गया। अनुभवी पायलट इस प्लेन को चला रहा था, वो समझ नहीं पाया टेक्निकल फॉल्ट। एक नहीं दो इंजन वाले इस प्लेन के दोनों इंजन कैसे एक साथ बंद हो गए, ये मिस्ट्री बनी हुई है। और इसीलिए गुजरात ATS भी अब इस जांच में शामिल हो गई है, और आज इसकी भी बात करूंगी कि क्या कोई साजिश भी इस दुर्घटना के पीछे हो सकती है। इसी के साथ साथ समय का कुछ पता नहीं, जो है अभी है, जीवन का कुछ पता नहीं। आज है
कल हो ना हो, इस दुर्घटना ने जीवन का सबसे बड़ा सच सामने लाकर रख दिया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस प्लेन में सवार थे, अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। किसी को क्या पता था कि उनका आखिरी सफर था। प्रधानमंत्री ने खुद व्यक्तिगत रूप से उनके निधन पर शोक जताया। लेकिन सिर्फ विजय रूपाणी नहीं, कितनी कहानियां, कितने परिवार जो हमेशा के लिए खामोश हो गए। बांसवाड़ा की डॉक्टर कोमी व्यास अपनी नौकरी छोड़कर अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पति के पास ब्रिटेन शिफ्ट हो रही थी, उस जिंदगी की तलाश में जिसका उन्होंने बरसों इंतजार किया। पर वो इंतजार ही रह गया। पूरा परिवार एक साथ खत्म हो गया। एक ऐसी ही तस्वीर राजस्थान की रहने वाली खुशबू की भी, जो शादी के बाद अपने पति के साथ रहने के लिए लंदन जा रही थी। विदाई से पहले घर का एक वीडियो आया जिसमें वो भावुक नजर आ रही है, परिवार वाले भी भावुक हैं। लेकिन बेहतर जिंदगी इंतजार कर रही थी, इसीलिए बेटी को जाना था। लेकिन ये सफर उसका आखिरी सफर रहा। जो आंसू विदाई में खुशी के आंसू थे, वो गम के आंसू बन गए। ब्रिटेन के 2 नागरिक जो भारत में छुट्टी मनाने आए थे, साथ हंसते हुए नजर आ रहे हैं। गुड बाय इंडिया कह रहे थे। अपने वीडियो में उन्होंने लिखा गुड बाय इंडिया, हैप्पी 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 स्टे। लेकिन ये हैप्पीनेस गम में तब्दील हो गई। ऐसी कितनी कहानियां हैं, कितनी कहानियां। ये सब दिखाती हैं कि समय का कुछ पता नहीं, कल क्या हो कुछ पता नहीं। इसीलिए जिंदगी जो है वो आज है। एक रिपोर्ट आपको दिखा रही हूं क्योंकि एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन अब इस प्लेन क्रैश में हो रही है और उस इन्वेस्टिगेशन में कई एजेंसी साथ शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अपने मेहमानों से बात। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर्स समेत 241 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की जांच में लगी विशेषज्ञों की नजर अब विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा पर टिकी, जो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह सामने ला सकता है। पीछे आपको देखिए, ये लोग अभी भी मलबा नजर आ रहा होगा और लोग भी नजर आ रहे होंगे। यानी ये जो कर्मचारी है सुबह से ही वो जुटे हुए थे, मतलब जब से ये हादसा हुआ था तब से जुटे हुए थे। ब्लैक बॉक्स कब उन्हें मिलेगा, और ब्लैक बॉक्स अब मिल गया है, यानी अब कड़ियां जोड़ी जाएंगी। और क्या खामियां रही है, तकनीकी कारण की वजह से क्या ऐसा हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक इंजन तो फेल हो गया, दूसरा इंजन भी कैसे फेल हो सकता था। तमाम सवाल खड़े हो। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द विशेषज्ञों की टीम दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच शुरू करेगी। आपको बता दें कि किसी भी विमान हादसे की जांच में सबसे अहम भूमिका ब्लैक बॉक्स की ही होती है। इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि विमान का कितना भी खतरनाक क्रैश हो, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये क्रैश से पहले के आखिरी समय के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। आसान भाषा में समझिए, ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहा जाता है, जो विमान की उड़ान संबंधी तमाम जानकारियां रिकॉर्ड करता है। इसमें पायलट और को पायलट की हर गतिविधि भी रिकॉर्ड होती है। हर विमान में 2 डेटा रिकॉर्डर होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। टाइटेनियम मेटल से बना ब्लैक बॉक्स हर स्थिति में सुरक्षित रहता है। धमाका, दुर्घटना, आग और पानी में भी सुरक्षित रहता है। 1 घंटे तक 10,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान ये झेल सकता है। नारंगी रंग का ब्लैक बॉक्स प्लेन के पिछले हिस्से में रखा जाता है। 1 महीने तक बिना लाइट के भी ये काम कर सकता है। इस बीच एटीएस भी विमान हादसे की जांच में जुट गई है और एटीएस ने हादसे वाली जगह से डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर अपने कब्जे में ले लिया है। ये डीवीआर है। डीवीआर अंदर का मैच का जी नहीं, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा है। अभी मलबे में से निकला है। मलबे में से निकला है। सर और क्या क्या निकला है? सामान है वो क्या है? डीवीआर है। ये डीवीआर है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड का इस जांच में शामिल होना कई और सवालों को जन्म देता है। इस हादसे के पीछे किसी तरह का कोई सैबोटाज या किसी तरह की कोई षड्यंत्र तो नहीं। एक पैरेलल जांच एटीएस भी चला रहा है। बहुत सारे सवाल इस हादसे के बाद खड़े हुए हैं, जो ब्लैक बॉक्स और डीवीआर की जांच के बाद ही पता लग पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। मैं पहले वो खबर बताऊं, उसके बाद अपने मेहमानों का परिचय भी आपसे करा देती हूं, क्योंकि विमान का जो ब्लैक बॉक्स है वो मिल चुका है। हादसे के 48 घंटे के अंदर ये ब्लैक बॉक्स मिला है। मलबे से इसे रिकवर किया गया है। ब्लैक बॉक्स से अब पता चलेगा कि हादसे की असली वजह क्या रही। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूरा देश इस त्रासदी को देख रहा था और सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि एक ऐसा विमान, एक ड्रीमलाइनर जिस पर जो लोग सवार होते हैं, अलग अलग एयरलाइंस के लिए इस्तेमाल होता है, ये हादसा क्यों हुआ, इस पर अब बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब ढूंढना जरूरी है। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ब्लैक बॉक्स से क्या कुछ पता लग पाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक बार जरा बता देते हैं अपने दर्शकों को ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है, जरा उसको एक बार अपने दर्शकों को बताएं, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाती हूं, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन वहां पर है, बहुत सारी एजेंसीज आ चुकी हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर इसे कहते हैं, इसे ब्लैक बॉक्स से उड़ान की जानकारियों को ये रिकॉर्ड करता है। इसी के साथ साथ पायलट और को पायलट पर भी एक पैनी नजर यानी कि पूरा जो एक प्लेन के अंदर की गतिविधि है उसको ये रिकॉर्ड कर रहा होता है। विमान में 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं और पहला हिस्सा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और इसी के साथ साथ जो अगला हिस्सा होता है, दूसरा हिस्सा, वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। 2 हिस्से जो मैंने बताया, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और मेरे मेहमान इसके बारे में बेहतर बताएंगे। टाइटेनियम मेटल से ये बना होता है और इसी वजह से हर स्थिति में ये सुरक्षित भी रहता है। दुर्घटना, आग, पानी, सब में ये सुरक्षित रहता है। इसमें रिकॉर्ड डेटा भी इसके अंदर सुरक्षित रहता है। 10,000 डिग्री के तापमान भी झेलने की इसकी क्षमता है। 1 घंटे तक तापमान ये झेल सकता है, 1 घंटे तक, यानी कि अगर 10,000 डिग्री टेम्परेचर है और 1 घंटे तक जलता रहे तब भी ये सुरक्षित रहेगा। नारंगी रंग का इसलिए होता है जिससे कि आसानी से दिख सके और इसे आसानी से ढूंढा जा सके। इस सब के बारे में मैं जानकारी दूंगी, मेरे मेहमान बेहतर बताएंगे। मेरे साथ इस वक्त कैप्टन संजय लजाट जुड़ गए हैं, एयर इंडिया वेटरन हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ इस वक्त स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा जुड़ गए हैं स्टूडियो में। मेरे साथ विंग कमांडर आलोक सहाय जुड़े हुए हैं और मेरे साथ एसीपी, फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। बहुत से एंगल्स पर जांच हो रही है। मैं सबसे पहले इस ब्लैक बॉक्स की बात करना चाहती हूं। ब्लैक बॉक्स का मिलना, बहुत से सवाल उठ रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 2 इंजन थे, फेल कैसे हो गए, सारे दोनों एक साथ फेल हो सकते हैं क्या? इतना एक्सपीरियंस पायलट था, वो टेक्निकल ग्लिच को नहीं भाप पाए क्योंकि उड़ते ही ये ब्लास्ट हुआ है। ये हुआ क्या है अभी तक हमें नहीं पता है। ब्लैक बॉक्स विल हेल्प। ब्लैक बॉक्स इज द ओनली वे एक्चुअली, अगर हम बात करें, देखिए FDR प्लस CVR इज इक्वल टू ब्लैक बॉक्स। तो जैसे FDR है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, यानी जितनी भी डेटा है राइट फ्रॉम टेक ऑफ, इनफैक्ट उससे पहले का भी अगर उसने कोई सॉर्टी करी है, जैसे ये एयरक्राफ्ट दिल्ली से अहमदाबाद आया था, तो वो सारे पैरामीटर्स उसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं। सेकेंड इज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें सिर्फ RT कम्युनिकेशन ही नहीं, अगर पायलट्स आपस में भी कोई बात कर रहे हैं, कुछ भी कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे इस केस में कम्युनिकेशन बंद हो गई थी, RT साइलेंस हो गया था मेडे कॉल के बाद, तो वो भी रिकॉर्डिंग्स उसके अंदर आ जाएंगी। इसलिए जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं, वो सारे एंड में यही कह रहे हैं कि हमारी स्पेक्यूलेशन है, एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं, लेकिन एंड में जो ब्लैक बॉक्स है उसी की जो फाइंडिंग्स है उससे पता लगेगा। इसमें हफ्तों लगते हैं, पूरी टीम्स बैठती हैं, नेशनल इंटरनेशनल टीम्स आती हैं और तभी इसको मिल्किंग करी जाती है और डेटा निकाला जाता है। आप ये कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से एंगल्स हैं जिन पर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, उनमें मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि सीट 11A का रहस्य भी बहुत लोग पूछ रहे हैं, मैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कैप्टन लजार्ड के पास जा रही हूँ। और कैप्टन लजार्ड एक एयर इंडिया वेटरन है, मुझे बताया जा रहा है कि उनकी लाइन अभी कट हो गई है, मैं वापस आती हूँ। लेकिन विंग कमांडर सहाय, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो सकते हैं? ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ है, बहुत से लोग, आम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी चर्चा किस बात को लेकर हो रही है इस वक्त? देखिए, ब्लैक बॉक्स की जब उसका डाटा निकलेगा तो बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी, ये तो निश्चित है। yes. हम अभी जब तक कि ब्लैक बॉक्स के डिटेल्स नहीं आते हैं, जब तक इन्वेस्टिगेशन टीम अपना रिपोर्ट नहीं सबमिट करती है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, उसको भी आने में बहुत समय लगेगा। तब तक स्पेकुलेशंस तो चलते रहेंगे वीडियो देख करके कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि सबकी बेचैनी है, वो इतना बड़ा हादसा हुआ है, सबकी बेचैनी है। तो अब जो हम देख रहे हैं वहां पे, ये देखिए ब्लैक बॉक्स में एक और भी अच्छी बात यह है कि ये जो FDR है ना, फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड, जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट एंड पैनल्स जो वाइटल पैरामीटर्स रहते हैं, इसकी 25 घंटे की रिकॉर्डिंग रखता है। 25 घंटे की रिकॉर्डिंग रखने से फायदा ये होगा कि जो पिछले लेग में भी अगर कोई छोटी मोटी एरर्स आई होंगी तो वो भी रिकॉर्डिंग में होगी। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो होता है ना, CVR, जो आवाज की रिकॉर्डिंग, वो 2 घंटे की सिर्फ होती है। तो ये खुलेगा तो पिटारा खुल जाएगा और काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, मैं कल से ही ये बात बोल रहा हूं अलग अलग चैनलों पे
जहाज का जो ये वीडियो है, इसमें जहाज का फ्लैप्स और इसका स्लैट्स एक्सटेंडेड नहीं है, नहीं दिख रहा है मुझे। हालांकि बहुत क्लियर वीडियो नहीं है, लेकिन जैसा मुझे दिख रहा है ये फ्लैप्स एंड स्लैट्स एक्सटेंडेड नहीं है, नीचे की तरफ नहीं है, जो कि होना चाहिए टेक ऑफ में, क्योंकि ये एक्सटेंडेड और नीचे की तरफ जब बेंड रहता है तो नीचे से एयर प्रेशर होता है और उसी से जहाज ऊपर उठता है, उसको हाइट इसी से वो गेन करता है। दूसरी बात कि अंडर कैरेज जो है उसने रिट्रैक्ट नहीं किया है। तो ये दो चीज जो इंडिकेटर्स हैं, ये दो बताते हैं कि जहाज में कुछ ना कुछ टेक्निकल सीरियस खामी हुई है। और जैसा कि जो एक लोन सर्वाइवर है वो भी बोल रहा है कि अजीब तरह की लाइट की एक ब्रेक आई और फिर वो ब्लू वाली लाइट जल गई, ब्लू एंड वो लाइट आप ये कह रहे हैं कि कोई टेक्निकल ग्लिच से ज्यादा हो सकता है? जी हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि देखिए अब पायलट ने अंडर कैरेज क्यों नहीं रिट्रैक्ट किया? दो कारण हो सकते हैं। एक तो या तो पायलट देख रहा है मेडे हो गया कि अब उसको ही विल नॉट बी एबल टू रिकवर द एयरक्राफ्ट, वो उसको उठा नहीं पाएगा, उसको लैंड करना ही है, कहीं ना कहीं क्रैश लैंड करेगा, तो ऐसे केस में वो रिट्रैक्ट नहीं करेगा पहिए को। नंबर एक। नंबर दो, अगर जहाज टेक ऑफ हुआ है, स्लैट्स पीछे नहीं है, फ्लैप्स पीछे डाउन नहीं है, तो इसका मतलब अगर ऐसा कंडीशन है तो पायलट को ऑडियो वार्निंग मिलती है कॉकपिट में। तो ऑडियो वार्निंग अगर मिली, पर या तो अगर सब कुछ ठीक था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चीजें खराब थी, ऑडियो वार्निंग उसको नहीं मिली, या अगर ऑडियो वार्निंग मिली और चीजें पैनल्स खराब थे, उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसको जो पीछे एक्सटेंड करना था वो नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम। सर देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, विंग कमांडर साहब, आप जो बात कह रहे हैं, और मैं उस पर चर्चा इसलिए चाह रही हूँ क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट से हम कल से बात कर रहे हैं और एक इंडिकेशन जो कई एक्सपर्ट्स दे रहे हैं वो वाला है जो आप भी दे रहे हैं सर, कि ऐसा टेक्निकल ग्लिच से नहीं संभव है, कुछ इसमें क्या कुछ और घटित हुआ है जिसकी जांच होनी चाहिए। मैं एक बार एसीपी वेदभूषण के पास जा रही हूँ और एसीपी वेदभूषण से इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आज जब डीवीआर लेकर गए हैं कौंडली अक्षय, आप भी सुनिए क्योंकि हम वेदभूषण साहब बेहतर बताएंगे, एटीएस की टीम डीवीआर लेकर गई है, जो एंटी टेररिज्म जो स्क्वाड है वो डीवीआर को अपने साथ लेकर गई है। अब मैं एसीपी भूषण आपसे पूछना चाहती हूँ, एटीएस का इन्वॉल्वमेंट क्या बताता है? देखिए सुचरिता, जो अभी रमेश जो सोल विटनेस हैं या स्टार विटनेस जिनको कहते हैं, वो केवल एक जिंदा इंसान है जो कोर्ट के अंदर पुलिस को, एटीएस को, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उन तमाम को वो तमाम चीजें डिटेल में बता सकते हैं। जीता जाता एक आदमी है जो तमाम चीजों को बताएगा, कैसे फ्लाइट उड़ी और कितनी देर में अंदर की क्या स्थिति थी। हालांकि उसके तमाम फोटो, वीडियो, स्केचेस तमाम सोशल मीडिया में भरे पड़े हैं, परंतु जो एक आई विटनेस है उसको तमाम कोर्ट्स मानती हैं, तमाम चीजें मानती हैं, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड तरह की इन्वेस्टिगेशन है। आम थाने की पुलिस, सीबीआई, एनआईए, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन रेयर कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके अंदर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और तमाम जो एजेंसीज हैं, चाहे वो बोइंग से रिलेटेड हो, एआई से रिलेटेड हो, तमाम अपने अपने लेवल पर जांच कर रही है कि व्हाट वेंट रॉन्ग और इसके अंदर क्या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का एक मुकदमा पुलिस आमतौर पर इस तरह के मामले में दर्ज करती है। उसमें कानूनी तौर पर यह तय किया जाता है कि क्या ये मानवीय त्रुटि थी या कोई, जैसा आप बता रही थी, कोई मैकेनिकल या टेक्निकल ग्लिच था। वो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं, जब तमाम अपनी अपनी रिपोर्ट्स, एफएसएल रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, मैकेनिकल रिपोर्ट्स, बोइंग की अपनी रिपोर्ट्स, एआई की अपनी रिपोर्ट, तमाम जब रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तय करेंगी कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। भूषण, मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रही हूँ, देखिए जो लोगों ने इस हादसे को देखा है, इसकी तस्वीरें देखी हैं, वो स्तब्ध हैं, वो हैरान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह का हादसा कैसे हो गया। आप लोग एविएशन एक्सपर्ट्स की भी अगर बात सुने सर, तो एविएशन एक्सपर्ट्स भी पहली नजर में इसे भाप नहीं पा रहे हैं, ये फैक्ट है। बहुत से एविएशन एक्सपर्ट्स कल से यही बात कह रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं सर कि कोई सैबोटाज की क्या कोई तस्वीर आपको नजर आती है? मैं ये नहीं कह रही हूं ये सैबोटाज, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूं क्योंकि ये देश पूछ रहा है
लोगों के मन में सवाल है, लोग आपस में ये बात कर रहे हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय। हाँ, तो इसलिए मैं आ रही हूँ वेदभूषण जी बुलाया गया कि हाँ, स्क्वाड्रन लीडर अक्षय। देखिए, वेदभूषण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली जस्ट एडिंग ऑन टू हिज स्टेटमेंट, मैंने बहुत सारे और भी एविएशन एक्सपर्ट्स और सीनियर पायलट से बात करी है, डीजीसीए से भी कुछ लोगों से बात करी है। वो सब यही कह रहे हैं कि इस समय में जो करंट वर्ल्ड सिचुएशन है, हम किसी भी ऐसी सिचुएशन को रूल आउट नहीं कर सकते। इट कैन बी अ सॉर्ट ऑफ जिसे हम सबोटाज कहेंगे, सॉफ्टवेयर में सबोटाज किया है जिस तरह से। देखिए, आप छोटे छोटे ड्रोन्स अगर हम और मेजर ड्रोन्स को आज की डेट में हम सबोटाज कर सकते हैं तो एयरक्राफ्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और स्पेशली इसको अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएटली बाद का इंसिडेंट देखें और आज फिर जो थाईलैंड में बॉम्ब थ्रेट आया है, तो ये सारी चीज़ें मिला के देखें, हम रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन बीइंग इन एविएशन हम इस चीज़ को डायरेक्टली कभी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक सारी चीज़ें सामने नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम भी कोई वी आर नॉट जंपिंग द गन, क्योंकि हमें ये बहुत संवेदनशील मामला है। इस पर हम कोई आगे चलकर ये नहीं कहना चाहते कि ये हुआ है या फिर ये इस तरह का कोई सैबोटाज था। लेकिन एटीएस की जो एंट्री हुई है, और जरा चेतन उसे चलाइए स्क्रीन पर, मैं इसलिए चाह रही हूं क्योंकि डीवीआर को एटीएस को लेकर जाना, एटीएस क्यों लेकर गई है डीवीआर को? विंग कमांडर साहब, डीवीआर जी मैं यही बोलना चाह रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, वो एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी सर, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। एटीएस को आकर के इसको जब्त करना और उसको अपने कस्टडी में लेना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और हमारी भारत सरकार टेररिज्म एंगल को भी काफी सीरियसली देख रही है। इस पर भी विचार कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपका आकलन है और बिल्कुल सही आकलन है। और आज सुबह में जो फुकट से एयर इंडिया की फ्लाइट एयरबोर्न हुई थी, उसको भी बम का थ्रेट मिला और वो कैसे लैंड किया सबको मालूम है, अब मीडिया में आ चुका है। प्लस ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में हुआ है। प्लस जो जिस तरह की घटना हुई है, इसमें या तो सीरियस माल फंक्शन या तो कहीं टेक्निकल टीआरएस के समय में कोई सबोटाज तो नहीं किया गया, फ्यूल सप्लाई रुक गई जिससे इलेक्ट्रिकल पैनल खराब हो गया। क्योंकि बम्बार्डियर एक काफी रिलायबल जहाज है, सभी कोई जानता है कि अभी तक कितने लाख इसकी सॉटी हो चुकी है, एक भी क्रैश नहीं हुआ है अभी तक। तो और वो भी डबल इंजन फेलियर एक साथ में, ये थोड़े शक की गुंजाइश इसमें है। और इस तरह की बड़ी दुर्घटना में लाजिम है कि जो एटीएस टीम है और टेररिस्ट एंगल, उसको भी हम खंगालेंगे। जी हाँ, आपने सही बात कही है कि एक टेररिज्म एंगल को भी खंगाला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इस पूरी दुर्घटना को सामने हमने देखा, मैंने उससे जुड़े हुए कई सवाल उठाए। 2 इंजन दोनों का एक साथ फेल हो जाना, एक अनुभवी पायलट को इसके टेक्निकल कोई ग्लिच के बारे में कोई एहसास ना होना। और मैं स्क्वाड्रन लीडर अक्षय आपसे ये जरूर पूछूंगी, जिस वक्त एक इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए उड़ान वो भर रहे हैं, तो सारे मानक जिनसे कोई हादसा हो सकता है, क्या वो चेक किए जा सकते हैं या फिर ऐसे कई मानक हो सकते हैं जो उसी समय ऐसे रिएक्ट करें कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो? देखिए, जब भी कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, इररिस्पेक्टिव कोई भी एविएशन एयरक्राफ्ट अगर टेक ऑफ करेगा, उसकी ग्राउंड सर्विसिंग होती ही होती है। और जब हम सिविल एविएशन की बात करते हैं, जहां पे बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है पैसेंजर्स को लेके, हर एयरक्राफ्ट टाइमिंग के हिसाब से, कईयों की टर्न अराउंड सर्विस होती है, कहीं अगर लंबा हॉल्ट लेते हैं उस हिसाब से लंबी सर्विस है। लेकिन अगर ग्राउंड पे एयरक्राफ्ट आया है तो प्रॉपर सर्टिफाइड इंजीनियर्स, फ्लाइट इंजीनियर्स उसका टेस्ट करते ही करते हैं। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो सारे हैरान हैं, इररिस्पेक्टिव कि ये देखिए एक्सीडेंट हुआ है, हम सब जानते हैं बहुत मेजर है, बहुत फेटल हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम जिस जहाज़ की हम बात कर रहे हैं ना, 787 ड्रीम लाइनर, इट इज़ लाइक रोल्स रॉयस ऑफ कार्स। इस अमेजिंग एयरक्राफ्ट पे जहां पे 3 बैकअप सिस्टम्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स लगे हैं, ये एक इंजन अपने में इतनी पावर जनरेट करता है कि ये पूरे लोड के साथ सिंगल इंजन पूरा अटलांटिक क्रॉस कर सकता है। इतने जबरदस्त इंजन हैं, मल्टीपल बैकअप सिस्टम्स हैं। तो बहुत मुश्किल है ये समझना कि ऐसा क्या हुआ कि टेक ऑफ के बाद, क्योंकि रनवे पे ना तो रनवे में उन्होंने रिजेक्ट किया टेक ऑफ को, एयरक्राफ्ट रोल कर रहा था, टेक ऑफ हुआ, लेकिन विद इन 200-300 फीट ही सीधा मेडे का कॉल आया। यहां पर बहुत सारे जो सवाल और प्रश्न है वो आते हैं। ऑफ कोर्स वो चीजें क्लियर होंगे, हम अपनी स्पेकुलेशन लगा रहे हैं। पावर फेलियर है, जैसा जो लोन सर्वाइवर है उन्होंने भी बताया कि पावर फेलियर हुआ है। क्या उसकी वजह से जो व्हील्स अप नहीं हो पाए, उसकी वजह से थ्रस्ट जनरेट नहीं हो पाया, डाई डाउन हो गए इंजन्स, क्योंकि पूरा एयरक्राफ्ट कंट्रोल डिसेंट में नीचे गया है, कोई बैंक नहीं है। जो पायलट है उनके अपने एक्सपीरियंस से पूरी कोशिश करी है। ही इज अ लेजेंडरी पायलट।
वी शुड नॉट फॉरगेट दिस। वो खुद ट्रेनर ऑन टाइप है, 8000 प्लस घंटे उन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस लगाया होगा टू डू व्हाटएवर ही कैन, इसमें कोई डाउट नहीं। इसीलिए हम सारे जो विजिबल चीजें हैं उससे स्पेकुलेशंस ले रहे हैं जितना पास आ सकते हैं, लेकिन अगेन ब्लैक बॉक्स इज द आंसर। मैं एक बार बड़ी खबर भी बता देती हूं अपने दर्शकों को कि विमान हादसे के बाद डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लिया है। एयर इंडिया के बोइंग 787 बेड़े की जांच कर रही है। बोइंग 787, 788 और 789 विमानों की जांच की जाएगी। बोइंग ड्रीमलाइनर के बेड़े में लगे हुए हैं जेनेक्स इंजन, टेक ऑफ मानकों की समीक्षा की जाएगी और 15 जून से लागू होगा डीजीसीए का ये आदेश, यानी 15 जून से अब इस बेड़े की जांच की जाएगी। इसे आप इस तरह भी समझिए कि अब जब कोई अपनी फ्लाइट का टिकट कराएगा तो वो ये जरूर पता करेगा, आम आदमी को शायद नहीं पता होता कि ड्रीमलाइनर क्या है, कौन सा बोइंग है, कौन सी एयरबस में हम जा रहे हैं, लेकिन अब सबको ड्रीमलाइनर पता लग गया है और इस हादसे के बाद पता लग गया है क्योंकि ये इतना भीषण रहा। मैं एक चीज इसलिए पूछ रही हूं एसीपी भूषण आपसे, जब एटीएस इस मामले में आ गई है और एक पैरेलल जांच वो कंडक्ट कर रही है, तो जब पैरेलल जांच एटीएस करेगी तो कौन कौन से सवालों के जवाब एटीएस ढूंढेगी? देखिए, एटीएस का आना बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कमिश्नर अहमदाबाद, तमाम एजेंसीज के हेड इस टाइम अहमदाबाद के अंदर मौजूद हैं, लैंड कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं वहां पर। ऐसे टाइम पर कोई भी पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट करने के लिए एनएसए क्या जितना भी हमारे डिपार्टमेंट्स है, सारे डिपार्टमेंट्स की सेवाएं ली जाएंगी। किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल्ड आउट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि क्या कोई टेररिस्ट एंगल था, क्योंकि जो हमारा एनिमी कंट्री है, क्योंकि अहमदाबाद और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या कोई ऐसी संभावना है, उसको रूल्ड आउट करने के लिए एटीएस को लगाया गया है, जिससे कि कोई शक शुबा की गुंजाइश न रह जाए। कोई बाद में पॉलिटिकल पार्टीज एंगल ना उसमें तलाश करें, कोई पॉलिटिकल एंगल तलाश ना करें इसके अंदर। हालांकि कुछ दिन बाद देखिए इसके अंदर भी राजनीति होगी, परंतु सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। जो भी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं, आप देखें देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा नेता खुद मौजूद है, जो हमारा इंजर्ड है उससे मिल रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। बोइंग के बड़े बड़े हेड, एयर इंडिया के बड़े बड़े हेड इस टाइम तमाम अहमदाबाद के अंदर मौके पर हैं। पुलिस की जो चैलेंज है बहुत बड़ा है, क्योंकि मौके की हिफाजत करना, उसको प्रोटेक्ट करना, तमाम जो एविडेंसेज वहां पर बिखरी पड़ी हैं, सैकड़ों एविडेंस है जो बता रही है किस तरह से जो ईंधन था जल गया, जिस वजह से हर एक आदमी चार्ड हो गया। डीएनए बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए। अगेन अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। डीएनए का टेस्टिंग एक बहुत ही टिपिकल टाइप की एक टेस्ट होता है जो कि डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल बियॉन्ड डाउट एस्टेब्लिश करना किसकी बॉडी थी, कौन था, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में शिकायत कर रहे हैं कि 48 घंटे के बाद भी डेड बॉडी नहीं मिली। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज तरह का डीएनए प्रोफाइलिंग होती है। उस प्रोफाइलिंग के द्वारा बिल्कुल ये कंफर्म एग्जैक्टली बताया जाता है कि ये किस परिवार से या किस लोगों से जुड़ा हुआ था। तो तमाम देश को जरूरत है कि आपके चैनल के माध्यम से शांति बना के रखें, जो भी बहुत जरूरी है। मैंने जैसा कहा कि जैसी तस्वीरें आई हैं और उनके परिवार वालों की तस्वीरें आई हैं, बहुत से ऐसे थे जो अपने परिवार के लोगों को एक बेहतर भविष्य के लिए भेज रहे थे। कोई शादी करके वापस जा रहा था, कोई एक बेहतर भविष्य के लिए पूरे परिवार के साथ माइग्रेट हो रहा था, कोई अपने पति के साथ छुट्टी मनाने जा रहा था। ये सब तस्वीरें देखकर बहुत बुरा लगता है, मन कचोटता है और उसके बाद सवाल उठते हैं। मैं एक बार जरा बताना चाहती हूँ उस लोन सर्वाइवर के बारे में। अब बहुत से लोगों ने जो चर्चा की है घर में और घर के अंदर, वो चर्चा रमेश विश्वास को लेकर हो रही है। रमेश विश्वास जो कि इस हादसे के बाद, इस दुर्घटना के बाद चलते हुए नजर आए। पहले जब ये तस्वीरें आई हैं, मैं जरा दर्शकों को बताऊंगी, तस्वीरें डाली। पहले जब तस्वीरें आई तो हमने इसको डबल चेक किया कि वाकई क्या ये लोन सर्वाइवर है, क्या ये इस तरह से कोई, जिस हादसे की आपने तस्वीर देखी थी, आग का गुबार था, उससे कोई ऐसे चलकर निकल कर आ सकता है। लेकिन सबको हैरानी हुई कि वाकई ये वो व्यक्ति है जो सीट 11A पर थे। अब इन्होंने खुद बताई है अपनी रेस्क्यू की कहानी, जरा उसको एक बार सुनिए, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं रमेश। जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया।
क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। अब जिस सीट 11A पर विश्वास बैठे हुए थे, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ये बच गए हैं, और कैसे बचे हैं भगवान का लाख लाख शुक्र है, वो भी यही कह रहे हैं। लेकिन जिस 11A सीट पर वो बैठे हुए थे, प्लेन के अंदर का एक मैप, एक नक्शा आपको दिखा रहे हैं, जिस 11A सीट पर वो बैठे हैं, आमतौर पर लोग उस सीट पर बैठना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो विंग पर है, वहां से कुछ दिखता नहीं है, तो लोग इस सीट को प्रेफर नहीं करते। लेकिन सोचिए वही सीट उनकी जान बचाने वाली सीट बन गई। आप कौन लीडर से कैसे देख रहे हैं, ये यहाँ से इवैक्यूएट कैसे हुए होंगे, उन्होंने जो बात बताई उससे कोरिलेट करते हुए? देखिए, सबसे पहली चीज तो कई चीजें साइंस और लॉजिक से बिल्कुल परे हैं। हाँ। क्योंकि जिस एरिया में ये बैठे हैं, हाँ। इररिस्पेक्टिव यहाँ पे कुछ भी हो, सबसे ज्यादा फ्यूल इस एरिया में, सोचिए, बेली में और विंग्स में। हाँ। अगर कोई भी नहीं बचा, एक इंसान, अच्छा अगर आप इनका इंटरव्यू भी सुनिए, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कूदा हूं जहाज से या कुछ, इन्होंने बोला मुझे होश आया है, मैं लिटरली रैकेट से बाहर निकलकर कूद गया हूं। जब पहली बार हमने भी फोटो देखी, हमें लगा शायद कोई घायल इंसान है, वो चल के जा रहा है, लेकिन इट इज अ टोटल मिरेकल। वो विश्वास को भी खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि सही बात, वही मैं कह रही थी। और ये आपने कहा कि सबसे ज्यादा एविएशन फ्यूल जो है वो इसी विंग्स में और अंडर द बेली, और अंडर द बेली और विंग्स में होता है। यहाँ पर ये बैठे हुए थे, इन्होंने कहा कि मुझे एक आउटलेट दिखा, मैंने वहां से अपने आप को पुश किया। लेकिन ये सीट पे यहाँ बैठे होना, ऐसा कभी किसी और आपने सुना है किसी हादसे में कि एक लोन सर्वाइवर इस तरह से निकल कर आया हो? देखिए, एयरक्राफ्ट में जो चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, वो जनरली टेल एरिया में होते हैं, 10 to 15% पीछे का बिल्कुल टेल एरिया। लेकिन यहाँ पे टेल जो है वो अटक गई, लेकिन बहुत छोटा पार्ट उसका अटका, तो उसमें भी फेटल हुआ। ऐसा केस के 400 इतने सारे पैसेंजर में से एक बचना रेयर, अगेन अ मिरेकल, टोटल मिरेकल, अगेन अ मिरेकल है। मैं बता दूं, कैप्टन सिकंदर रिजवी भी हमारे साथ आ गए, मैं उनसे जरा एक बार रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जरा बता देती हूँ। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि हादसे की जानकारियां देने में हम पारदर्शिता बरतेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस हादसे से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम लोगों को ठीक तरीके से मुहैया करा पाए। तो ये टाटा सन्स के चेयरमैन का बयान आया है। आप ये भी जानते हैं कि आज सुबह एयर इंडिया के सीईओ से भी बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कोशिश यही है कि जो लोग जिन्होंने अपनों को खोया उन्हें जानकारियां हासिल कर मिल सके, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे शव हैं जिन्हें पहचाना नहीं जा पाया है। उनके डीएनए सैंपल्स परिवार वालों के मंगाए गए हैं, जिससे कि डीएनए मिलान कराने के बाद लोगों की शिनाख्त की जा सके। अब मैं कैप्टन रिजवी आपसे पूछ रही हूँ, ये जो 11A का मिरेकल है, ये आप समझ पाए हैं? मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो अभी तक इस बात पे, देखिए हम तो कहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं होता है, अगर बचाना है, बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है, लेकिन ये निकल पाए उससे, एक इकलौते लोन सर्वाइवर, ये दिस वाज अ मिरेकल। मिरेकल है ये। और मुझे लगता है कि जब इसका ग्राउंड पे इम्पैक्ट हुआ एयरक्राफ्ट जी, और इम्पैक्ट होने के बाद, क्योंकि अंदर प्रेशराइज केबिन होता है, जो पैसेंजर जिसमें बैठे होते हैं जी, ये नॉट एग्जैक्टली द ब्लास्ट, वो खुला है वो स्ट्रक्चर उसका, और विंग्स उसके जो है ये कोलैप्स हो गए हैं। विंग्स में तो फ्यूल टैंक है, तो उसी टाइम ये उस झटके के साथ ये बाहर निकल गए हैं और दूर गिरे हैं जाके, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी देर तक आग जली है, तो वो इम्पैक्ट में ये इजेक्ट हो गए एक तरह से, इम्पैक्ट में इजेक्ट हो गए हैं। और लोगों को समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जिस तरह का हमने धुएं का गुबार देखा, वो जो तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर है, और स्क्वाड्रन लीडर ने भी बताया कि वहां सबसे ज्यादा ईंधन होता है उस पोर्शन में जो विंग्स हैं और जो अंडर द बेली है विमान के नीचे, वहां पर ये बैठे थे और वहां से बच गए। तो बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उसकी चर्चा हर घर में हो रही है और कहा जा रहा है कि भाई इस 11A सीट में ऐसा क्या था, ये वहां से निकल कर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और जिस सीट को लोग प्रेफर नहीं करते हैं वो कैसे जान बचाने वाली बन गई। लेकिन
इस पूरे कैप्टन रिजवी, आपसे कल भी मैं बात कर रही थी, कल भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि इस क्रैश को लेकर और इस दुर्घटना को लेकर कई सवाल अभी भी उठते हैं कि क्या ये टेक्निकल ग्लिच था, क्योंकि अब मैंने ये भी बताया कि एटीएस भी इस जांच में इन्वॉल्व हो गई। देखिए, अभी ये तो कहा नहीं जा सकता जब तक कि सीवीआर और डीएफडीआर को नहीं खोला जाएगा, उसको जब तक कि उसको डिकोडिंग नहीं की जाएगी और उसके पैरामीटर्स नहीं देखे जाएंगे, तो ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि टेक्निकल फॉल्ट था जी। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, जैसे रिपोर्ट किया है, जस्ट आफ्टर द टेक ऑफ एयरबोर्न होते ही मेडे कॉल देते हैं, कितने सेकंड होगा, 20-25 सेकंड के अंदर कैप्टन सबरवाल ने मेडे कॉल दे दी। उसके बाद उनके 2 वर्ड और यूज किए हैं, नो थ्रस्ट नो लिफ्ट, उसके बाद साइलेंट हो गया है रेडियो। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके माने एयरबोर्न होते ही जो है उनको पता चल चुका था कि इसमें पावर नहीं है इंजन के अंदर, दोनों इंजन जो है फ्लेम आउट कर गए। हाँ, तो जब उन्होंने ये बात बोली, मैं आपसे इस कोऑर्डिनेटर पूछूंगी, जब एक पायलट अपनी सीट पर बैठता है, विमान को उड़ाने के लिए तैयार होता है, क्या वो इस बात को समझ सकता है या गेज कर सकता है कि इस प्लेन में कोई नो थ्रस्ट यानी कि कोई थ्रस्ट नहीं होगा? मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि जैसे ही टेक ऑफ उसी समय वापस ऐसा लगा कि वो लैंड करने लगा है। देखिए, जब हम पायलट की बात करते हैं, वर्ड पायलट, तो ओवर द आप ऐसे जाके कॉकपिट में नहीं बैठ सकते। ओवर द ईयर्स हर एक पर्टिकुलर इमरजेंसी जो उस एक क्राफ्ट से रिलेटेड है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते हो, ग्राउंड पे भी और एयर में भी। जितने भी पायलट्स हैं, दे आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग एवरी सिंगल इमरजेंसी, वो किसी भी सिचुएशन में आती है। अगर मैं कैप्टन सब्बरवाल की बात करूं तो इस सीनियरिटी पे तो हम उनकी कैपेबिलिटीज पे क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, और स्पेशली इस एयरक्राफ्ट को लेकर जिसमें वो खुद ट्रेनर ऑन टाइप है। 8000 घंटों के बाद ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि जिस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करें टॉप ऑफ द लाइन, उसमें कोई इंडिकेशन नहीं आया। जैसे मैंने हमेशा बताया है कि रनवे पे जब हम रन करते हैं, एयरक्राफ्ट भागता है तो एक स्पीड होती है, V1 कहते हैं उसको हम। अगर वो स्पीड में अचीव कर लेता हूं, उसके बाद मैं टेक ऑफ कर सकता हूं, उससे पहले मैं अबॉर्ट कर सकता हूं। यानी रनवे पे चलते हुए, भागते हुए एयरक्राफ्ट में कोई भी ग्लिच नहीं आया, कोई इंडिकेशन नहीं आई, नहीं तो आराम से अबॉर्ट हो जाता। ऑलमोस्ट पूरा रनवे कवर हुआ है, बहुत हैवी लोडेड एयरक्राफ्ट था, और जैसे कैप्टन रिजवी ने बिल्कुल सही बोला है, 200 फीट पे गया होगा, 300 फीट पर एकदम सीधा मेडे की कॉल। ये बहुत ही रेयर है, क्योंकि सिंगल इंजन फेलियर भी अगर होता है, एयरक्राफ्ट आराम से हैंडल हो सकता है। इंजन में कोई बर्ड हिट होता है, फायर होती है, एयरक्राफ्ट हैंडल हो सकता है। लेकिन यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ, और जैसे जो सर्वाइवर हैं उनकी जो उन्होंने बोला है कि अंदर ब्लैकआउट हुआ, यानी टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है, जिससे अंदर इमरजेंसी लाइट्स ऑन हुई हैं। पूरी कोशिश करी है पायलट ने थ्रस्ट देने की, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे थ्रस्ट पावर जनरेट ही नहीं हो रही है। ये समझ के देखिए कि जैसे आप गाड़ी में बैठे और आपने एक्सेलेरेटर दिया, लेकिन इंजन रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो ये उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए आप देखेंगे पूरी कोशिश करी पायलट ने, लेवल एयरक्राफ्ट नीचे गया है। ये सोचिए कि उस वक्त, और हम बोल रहे हैं कि हम एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे एक्सपीरियंस पायलट की बात कर रहे हैं जिनके मैंने सुना 8800 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स थे, उनके को पायलट के भी 1100 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स थे कैप्टन रिजवी। तो ये एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे, और जैसा आपने कहा कि उस समय पे उनकी पूरी कोशिश रही होगी कि किसी तरह से क्रैश को बचा पाए, लेकिन वो नहीं बचा पाए। मैं एक चीज बताना चाहती हूं, और मैं चाहती हूं आपका इस पर रिएक्शन। 12 जून को एयर इंडिया की 3 फ्लाइट्स ऐसी थी जिनमें मेजर टेक्निकल फॉल्ट्स टेक ऑफ के समय रिपोर्ट हुई हैं, और मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूं क्योंकि कल जब ये खबर आएगी तो जाहिर बात है कि लोग इस पर इसको लेकर और ज्यादा सवाल पूछेंगे। ये AI 3416 चंडीगढ़ की फ्लाइट थी, चंडीगढ़ टू ले, जो कि टर्न बैक की गई ड्यू टू ग्रीन हाइड्रोलिक पंप लो प्रेशर ड्यूरिंग क्लाइंब। ये हुआ पहला। दूसरा, एयर इंडिया की कोलकाता टू मुंबई रिपोर्टेड बर्ड हिट, डैमेज ऑन नोज एट मुंबई। अब ये जो है बर्ड हिट, हम जानते हैं कि कई बार प्लेन्स में हो सकता है, जो कि पायलट के उसमें पायलट उसमें कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन ये थर्ड फ्लाइट जो मैं आपको बता रही, दिल्ली टू हैदराबाद, बोथ विंडशील्ड्स क्रैक्ड ड्यूरिंग फ्लाइट, हाउएवर फ्लाइट कंटिन्यूड टू डेस्टिनेशन। ये भी खबर आई। अब मुझे ये हैरान कर रही है कि क्या ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं था लोगों की जान के साथ, लेकिन तब भी ये फ्लाइट चली। कैप्टन रिजवी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये कंटिन्यू क्यों की गई, उसको लैंड करना चाहिए था एज सून एज पॉसिबल। अगर उसकी जो विंड स्क्रीन क्रैक हो गई या टूट गई है, कुछ भी हो सकता है, और उसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए था, और नियरेस्ट एयरपोर्ट पे अगर वहाँ से दूर हो चुका तो उसको लैंड करना चाहिए था। क्योंकि विंड स्क्रीन अगर बिल्कुल ही टूट जाती
हालांकि इतनी जल्दी टूटती नहीं है, क्रैक्स हो जाते हैं, वो उसकी जो डिज़ाइनिंग, उसकी जो थिकनेस है वो इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं होती, लेकिन कभी कभी हो ही जाती है। लेकिन कुछ पता नहीं है आसमान में क्या हो जाए, तो पायलट की पहली ड्यूटी कि उसको नियरेस्ट एयरपोर्ट पर जाकर तो सेफली लैंड करे। नियरेस्ट एयरपोर्ट, एग्जैक्टली। तो फ्लाई नहीं कर सकता, कॉकपिट में बैठ सकता, वो नियरेस्ट एयरपोर्ट पर है। लेकिन इसमें जो खबर आई वो यही कि ड्यूरिंग द फ्लाइट दोनों विंडशील्ड्स क्रैक हुई। और विंग कमांडर सहाय, अगर आप सुन रहे हैं मुझे, दोनों विंडशील्ड्स ड्यूरिंग द फ्लाइट, तो जैसा कैप्टन रिजवी ने कहा नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन द फ्लाइट कंटिन्यूड टू द डेस्टिनेशन हैदराबाद। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है सर। हम एक हादसे को लेकर ये एक तरह से इस हादसे से जो जुड़े सवाल हैं इन पर पूरी दुनिया की नजर है। जिस तरह के कल शोक संदेश आए हैं दुनिया भर से, और लोग इसलिए भी जानना चाहते हैं क्योंकि ड्रीम लाइनर्स, बोइंग जो विमान बनाता है वो सारी एयरलाइंस यूज करती है, सिर्फ एयर इंडिया थोड़ा यूज करती है। तो ये जो एक बहुत से जो ऐसे हादसे हैं जो हम बचा सकते हैं, उसमें भी हम लापरवाही दिखा रहे हैं। जी देखिए, अभी एक डीजीसीए के पूर्व अधिकारी ने, ज्वाइंट डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है कि एयर इंडिया का जो मेंटेनेंस है वो काफी नाखुश रहे हैं, और उनका आ गया है वीडियो स्टेटमेंट आ गया है। देखिए, हम पैरामीटर्स तो बड़े स्ट्रांग बना सकते हैं कि हमें ये चेक्स करना है और वो लिख करके देंगे, साइन करके देंगे, लेकिन आपने क्या वास्तव में देखा, बढ़िया से चेक किया और तब साइन किया, या हल्का फुल्का देख के साइन किया? ये तो एक सब्जेक्टिव ये है, और ये इन्वेस्टिगेशन का विषय हमेशा रहा है। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये डीजीसीए के अधिकारी बोल रहे हैं कि वो नाखुश रहे हैं। तो ये तो बहुत ही एक सीरियस बात है, और इस पर हालांकि टाटा ग्रुप ने ले लिया है एयर इंडिया को, बट अब अभी भी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो तो अभी वही पुरानी है। तो बदलाव आएगा, धीरे धीरे बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस तरह के हादसे के बाद बहुत सारे चेक्स इन प्लेस करेंगे, लेकिन दीज चेक्स इन प्लेस शुड हैव बीन बिफोर। ये बहुत जरूरी है कहना, क्योंकि आज मैं एक महिला को सुन रही थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा था ये सुनते हुए। एक महिला ने कहा कि मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए, मैं 2 करोड़ दे दूंगी एयरलाइन को, क्या मेरे घर वाले वापस आ जाएंगे? आज ये समय ऐसा है कि लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, हम भी उसको सिर्फ सुन सकते हैं, उस दर्द का एहसास कर सकते हैं। शायद वो समझ नहीं सकते वो जिस दर्द से गुजर रहे होंगे। लेकिन एक बार मैं बताऊं, मेरे साथ कैप्टन एसएस पानेसर हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, अगर वो थ्रू हैं तो जरा उनको स्क्रीन पर ले लीजिए। कैप्टन पानेसर, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ है एविएशन से जुड़ी हुई, और खासकर अब फ्लाइट्स पहले के समय में बहुत महंगी हुआ करती थी स्क्वाड्रन लीडर, अब ये एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत में नहीं दुनिया भर में। और चीप फ्लाइट्स भी होती हैं जो कि लोग आसानी से उनको एक्सेस कर सकते हैं, पहले से बुक करते हैं कि उन्हें सस्ती फ्लाइट्स मिल जाए। अब इस सब के बाद बहुत से सवाल इसलिए उठेंगे कि हम क्या फ्लाइट ट्रैवल क्या बिल्कुल सेफ ट्रैवल है जो हम अभी तक मान के बैठे थे? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इनफैक्ट ये सवाल इस टाइम सारे मीडिया में छाया हुआ है, लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी भी फ्लाइंग जो है वो वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है। देखिए, इंसिडेंट एक्सीडेंट जो है वो फ्लाइंग का पार्ट रहे हैं, और ये जो आप इमरजेंसीज की बात कर रही हैं, हाइड्रोलिक फेलियर्स हुए या ऐसी कोई माइनर, ये हमने खुद फेस करी हैं, प्रैक्टिकल फेस करी हैं अपने करियर्स में भी। लेकिन आज का जो इंसिडेंट है वो कुछ 1 in a million इंसिडेंट हुआ है, जहां पर देखिए, अब जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि सर्विसिंग हुई कि नहीं, अच्छी हुई कि नहीं, मैं एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलता हूं, इररिस्पेक्टिव, मुझे पता सब कुछ प्रॉपरली हुआ है, टॉप इंजीनियर्स हैं इसके पीछे, किसी ने सर्विस नहीं करा। ये एयरक्राफ्ट उस लेवल का एयरक्राफ्ट है कि अगर इसमें इतना सा भी ग्लिच आएगा, ये आपको टेक ऑफ ही नहीं करने देगा, वहां पे सारी वार्निंग्स आ जाएंगी। अगर कुछ भी होगा तो इसका मतलब है देयर वाज नो वार्निंग, एयरक्राफ्ट वाज परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली फाइन, और तब जाके, और इस लेवल के जो कैप्टन है वो कभी भी इसको इग्नोर ही नहीं करेंगे ऐसी वार्निंग। सही बात। तो इसलिए जब हम बात करते हैं ऐसे केसेस की, इसको हम माइनर इंसिडेंट एक्सीडेंट के साथ नहीं जोड़ सकते। हर एक की इन्वेस्टिगेशन हुई है, सबकी पूरी लिस्ट डीजीसीए की वेबसाइट पे है, उनके रीजंस हैं, अगर कोई पढ़ना चाहे। बिल्कुल, इसका सीधा मतलब यह है कि या तो ये एक बहुत ही बड़े दुर्भाग्यपूर्ण वाकया था, जो कि आपने कहा 1 in a million होता है, हमें इससे बाकी सारी फ्लाइट्स को नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन इसकी जांच और जांच में सवालों के जवाब बहुत बहुत जरूरी है, जिनका पूरा देश इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने का। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।